एक नॉर्मल दिन पार्क सुअर टहलने निकला था और सोच रहा था कि अपने भाई के लिए क्या गिफ्ट खरीदे। तभी अचानक आसमान से एक अजीब ऑब्जेक्ट गिरा और जोरदार एक्सप्लोजन हुआ। पूरा इलाका दहशत में आ गया। जैसे ही सुअर भागने लगा, मल्टीपल बीम लाइट्स आसमान से गिरने लगी, बिल्डिंग्स टूटने लगी और लोग घायल होने लगे। वो उल्टी दिशा में भागा और एक ट्रक से बाल बाल बचा। लेकिन तभी अचानक एक मिस्टीरियस पोर्टल खुला और उसे अपने अंदर खींच लिया। जब उसे होश आया तो वो खुद को एक डेंस फॉरेस्ट में पाता है, जहाँ पे 2 मून्स थे और अजीब फ्लाइंग क्रिएचर्स हवा में उड़ रहे थे। चारों तरफ की चीजें देखकर वो घबरा गया। तभी उसने देखा कि एक जायंट बियर को कोई वुल्व्स मिलकर मार रहे हैं। ये सब वो एक डॉक्टर को सुना रहा होता है, जो उसे पूछता है कि तुम वहाँ से जिंदा कैसे लौटे। सुहो बताता है कि वो एक चट्टान के पीछे छिप गया था, लेकिन तभी उसने देखा कि उसके पीछे एक वुल्फ पप खड़ा है। वो फिर भागा। तभी अचानक एक ग्लोइंग मैसेज आया, कॉन्स्टिट्यूशन +1। वो समझ नहीं पाया कि ये क्या था और फिर एक माउंटेन से फिसल कर नीचे गिर गया। वहाँ उसे कुछ फूड्स दिखे। जैसा ही वो खाने लगा, उसने घास में किसी की आंखें चमकती देखी। एक जायंट स्नेक उस पर अटैक करने वाला था, लेकिन तभी एक बड़ा फ्रॉग आकर स्नेक पर झपटा मारा और उसे बचा लिया। इसके बाद सुहो बेहोश हो गया। 67वें दिन वो एक ऊंचे पेड़ पर बैठा था। नीचे वुल्फ्स उसका इंतजार कर रहे थे। वो किसी सेफ जगह की तलाश में था। 1 साल बीत चुका था और अब वो एक जायंट बनाना खा रहा था। तभी फिर वही वुल्फ पप उसे दिखा, लेकिन तभी ऊपर से एक जायंट गोरिल्ला उस पर अटैक कर देता है। वो किसी तरह बच जाता है, लेकिन गोरिल्ला के गिरते वक्त वुल्फ पप को चोट लग जाती है। अब गोरिल्ला वुल्फ पप की ओर बढ़ता है तो सुहो उसकी आंखों पर जंप करके वार करता है। गोरिल्ला उसे जोर से फेंक देता है और सुहो बुरी तरह से घायल हो जाता है। वो सोचने लगता है कि उसका ये एक्शन शायद इम्पल्सिव और रेकलेस था। डॉक्टर से पूछते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया, तो सुहो जवाब देता है कि टेरिटोरियल फाइट में हमेशा बचा नहीं जा सकता और हर जगह कोई ना कोई लीडर होता है। उसे एहसास था कि कॉन्फ्लिक्ट से भागने से कुछ हल नहीं होगा। तभी गोरिल्ला दोबारा से अटैक कर देता है, लेकिन इस बार वुल्फ से सुहो की तरफ से लड़ते हैं। सुहो बेहोश हो जाता है, सोचते हुए कि शायद अब उसका अंत आ चुका है, लेकिन वुल्फ से उसे नुकसान नहीं पहुंचाते। सुहो समझ जाता है कि शायद उन्होंने ये मान लिया है कि उसने वुल्फ के बच्चे को बचाया। असल में वो वुल्फ का बच्चा था, क्रिंटन वुल्फ के किंग का बेटा। दूसरे साल तक वुल्फ ने उसे अपनी पैक का हिस्सा बना लिया था। 31वें साल तक सुहो जायंट स्नेक के अगेंस्ट अपने वुल्फ फैमिली के साथ लड़ रहा था, लेकिन अभी तक उसे सिविलाइजेशन का कोई निशान नहीं मिला था। वो अब इन्हीं वुल्फ को अपना परिवार मानने लगा था, क्योंकि सर्वाइवल के लिए सब साथ लड़ते थे। 120 साल बीत चुके थे और अब पार्क सुहो को यकीन था कि वो इस प्लेनेट पर अकेला इंसान है। उसने दोस्त बनाए और अपना समय बिताया और अब उसे वक्त का कोई अंदाजा नहीं रहा। डॉक्टर से पूछते हैं कि वो अर्थ पर वापस कैसे आया, तो सुहो बताता है कि एक दिन गोरिल्ला रेस के साथ युद्ध के दौरान एक पोर्टल खुला और वो वहाँ से वापस आया। दूसरी तरफ कुछ लोग एक इलाके में इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, क्योंकि उनके इक्विपमेंट ने काम करना बंद कर दिया था। तभी अचानक एक रेड पोर्टल खुल गया। सब डर के मारे भागने लगे, लेकिन एक वुमेन वही लड़ाई के लिए तैयार हो गई थी। जैसे ही पोर्टल से कोई बाहर आया, वो फ्रीज हो गई। वो आदमी सुहो था। उसकी आंखों को देखकर वो शॉक रह गई। सुहो चिल्लाया और पोर्टल से बाहर आते ही बेहोश हो गया। वो लोग समझ नहीं पाए कि ये कौन है, लेकिन वुमेन को ऐसा प्रेशर फील हुआ जैसा उसने पहले कभी भी नहीं किया, यहाँ तक कि हाई टियर डंजन में भी नहीं। उस ग्रुप ने रिपोर्ट किया कि एक रिटर्नर वापस आया है और तुरंत एम्बुलेंस बुलाई। डॉक्टर ने सुहो का इंटरव्यू खत्म किया और उसे धन्यवाद कहा। सुहो ने भी डॉक्टर को थैंक्स कहा, क्योंकि ये उसकी पहली ह्यूमन बातचीत थी पिछले 1000 सालों में, यानी कि सुहो उस प्लेनेट पे पिछले हजारों सालों से कैद था। डॉक्टर ने जवाब दिया कि उन्हें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए इतनी वैल्यूएबल स्टोरी शेयर करने के लिए। अवेकनर ब्यूरो में वो वुमेन सुहो की फाइल देखती है। उसे F रैंक में रखा गया था, यानी एक आम इंसान के बराबर। लेकिन अब वो सोच रही थी कि अगर वो सच में F रैंक का है तो पोर्टल से बचकर कैसे आ गया। एक आदमी ने अंदाजा लगाया कि शायद उसे कोई रिटर्नर स्टोन मिल गया होगा। डॉक्टर की रिपोर्ट में लिखा था कि सुहो को PTSD है, जो ज्यादातर रिटर्नर में कॉमन होता है। उसका बिहेवियर अब वुल्फ जैसा हो गया है। वो औरत खुद ही हॉस्पिटल जाकर फाइल को डिलीवर करने का फैसला करती है, क्योंकि वो कुछ वेरीफाई करना चाहती थी। सुहो को एहसास हुआ कि उसे वापस आए 2 हफ्ते हो चुके हैं, लेकिन सब कुछ अजीब और अनजान लग रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करना है। तभी एक नर्स आई और उसे खाना दिया। फिर अवेकनर ब्यूरो से चोए संग नाम की एक औरत कमरे में आई और सुहो को जानवरों की तरह खाते हुए देखकर चौंक गई। उसने खुद को इंट्रोड्यूस किया और बताया कि जब सुहो पोर्टल से वापस आया था तो सबसे पहले उसी ने उसे देखा था। उस समय उसे ऐसा लगा था कि सुहो कोई शिकार करने वाला दरिंदा है, लेकिन अब उसे अपनी राय गलत लग रही थी। सुहो ने उसे अवेकनर ब्यूरो के बारे में पूछा। उसने बताया कि एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो रिटर्नर को वापस सोसाइटी में एडजस्ट करने में मदद करती है। उसने
सुहो को एक फॉर्म दिया साइन करने के लिए। सुहो पेन को देखकर हैरान हो गया और उसकी खुशबू सूंघने लगा। सुओंग ने उसे डांटा और कहा कि वो कोई बच्चा नहीं है जो पेपर पर ड्राइंग बना रहा है। फिर उसने सुहो से पूछा कि क्या उसने दूसरी दुनिया में मैजिक या मार्शल आर्ट सीखा है। सुहो ने जवाब दिया कि वो तो बस जंगल में जिंदा रहने की कोशिश करता था। सुओंग को लगा कि उसने 10 साल सिर्फ भागते हुए गुजार दिए हैं, जबकि एक ट्रू रिटर्नर को मॉन्स्टर को मारकर उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करनी चाहिए। उसे लगा सुहो बस लकी था कि किसी पीसफुल डायमेंशन में उसे एक रिटर्नर स्टोन मिल गया। लेकिन सुहो ने चौंकाते हुए कहा कि वो 10 नहीं बल्कि पूरे 1000 साल जंगल में रहा है। सुओंग को गुस्सा आया और उसने बताया कि वो तो 2015 में था और अब 2025 है, यानी सिर्फ 10 साल हुए हैं। उसने सुहो को उसकी अवेकनर कार्ड दिया और कहा कि उसका बिल गवर्नमेंट भरेगी। साथ ही डॉक्यूमेंट्स पढ़ने को भी कहा। जाते जाते उसने ये भी बोला कि ठीक होने के बाद अपने परिवार से मिलकर आए। सुहो को विश्वास नहीं हुआ कि उसके परिवार वाले अब भी जिंदा हैं। उसने तो मान लिया था कि 1000 साल बाद अर्थ पर सब कुछ बदल गया होगा। साथ ही उसने अपना जंगल वाला परिवार भी खो दिया था। उसे पता चला कि उसके पेरेंट्स से उसी दिन मर गए थे जब वो पोर्टल में गया था, लेकिन उसका भाई जान हो अभी भी जिंदा है। सुहो ने तुरंत डॉक्टर से कहा कि वो अस्पताल छोड़ना चाहता है। पहले डॉक्टर ने मना किया, लेकिन सुहो ने साफ कह दिया कि वो इजाजत नहीं मांग रहा। आखिरकार डॉक्टर ने टैक्सी का इंतजाम किया और ड्राइवर को इंस्ट्रक्शंस दे दिए। नर्स ने डॉक्टर से पूछा कि वो उसकी मदद क्यों कर रहे हैं। डॉक्टर ने जवाब दिया कि उसे सुहो की कहानी और सुननी है और दरअसल वो चाहता है कि कोई उस टूटे हुए डोर हैंडल को भी ठीक कर दे। नर्स को समझ नहीं आया कि हैंडल टूट कैसे गया, लेकिन डॉक्टर जानता था कि सुहो जैसा इरेगुलर इंसान बहुत कम देखने को मिलता है। रास्ते में सुहो ने टीवी पर 2 अवेकनर की फाइट देखी। टैक्सी ड्राइवर ने कहा कि काश वो भी अवेकनर होता, फिर नौकरी छोड़कर फील्ड में जाकर पैसे कमाता। सुहो ने उसे हंटिंग ग्राउंड के बारे में पूछा। ड्राइवर ने बताया कि 10 साल पहले दुनिया भर की दूसरी वर्ल्ड के साथ गेट खुल गए थे। उस दिन को द डे ऑफ द ग्रेट डिजास्टर कहा जाता है। उसी दिन अर्थ पर दूसरी जन्म से मॉन्स्टर का हमला स्टार्ट हो गया था। ग्लोबल पॉपुलेशन का 10% खत्म हो गए थे। मिलिट्री भी उन्हें रोक नहीं पाई थी। जो लोग डिजास्टर के दौरान गायब हो गए थे उन्हें अवेकनर कहा जाता है। उन्हें मॉन्स्टर को मारने और उनकी एनर्जी ऑब्जर्व करने का लाइसेंस दिया गया था। इन्हीं अवेकनर ने गिल्ड बना ली और फील्ड या डेंजन में जाकर पैसे कमाने लगे। सुहो ने पूछा कि क्या वो भी मर्सेनरी बन सकता है। ड्राइवर ने बताया कि पहले उसे अवेकन करना होगा और फिर अवेकनर ब्यूरो की टेस्ट पास करनी होगी। ये सुनने के बाद सुहो को पूरा प्रोसेस पेचीदा लगने लगा। ड्राइवर ने उसे एक जगह छोड़ दिया जहाँ सुहो अपने भाई जानहो को ढूंढने लगा। एक बूढ़ी औरत ने उसे रोका और कहा कि वहाँ जानहो नाम का कोई नहीं रहता। बाद में उसे पता चला कि उन्होंने सुहो को लोन शार्क समझ लिया था क्योंकि उसका भाई भारी कर्जे में दबा हुआ है। सुहो देखता है कि यहाँ पे काफी सारे कर्ज मांगने के लेटर से पड़े हुए हैं और ये देखकर उसे समझ में आ गया कि जंगल में ताकत ही सब कुछ थी, लेकिन इस समाज में पैसा ही सबसे बड़ी ताकत है। सुहो ने मर्सेनरी एप्लीकेशन सबमिट करने की कोशिश की, लेकिन उसे रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि उसके पास से 4 अवेकनर पॉइंट कम थे। स्टाफ ने उसे सलाह दी कि या तो अवेकनर स्कूल ज्वाइन करे या फील्ड एक्सपीरियंस लेकर फिर से अप्लाई करे। उसने सुवान में एक गॉब्लिन फील्ड का एडवर्टाइजमेंट देखा और वो वहाँ चला गया। गेट पर गार्ड ने उसे उसके मकसद के बारे में पूछा और उसने कहा मैं हंट करने आया हूँ, लेकिन उसके पास मर्सेनरी लाइसेंस नहीं था, इसलिए अंदर जाने से रोक दिया गया। तभी एक कार क्रैश हो गई क्योंकि उस पर गॉब्लिन ने हमला कर दिया था। गार्ड ने तुरंत रिएक्ट किया और गॉब्लिन को मार गिराया। सबको लगा सुहो डर के मारे भाग गया है। असल में सुहो चुपचाप हंटिंग ग्राउंड के अंदर घुस चुका था। उसे वहाँ एक अजीब सी फेमिलियरिटी महसूस हुई। उसने सोचा क्या सियोल के अलावा बाकी सिटी अब रूइन बन चुके हैं, मतलब कि खंडर। जैसे जैसे अंधेरा छाया उसने डिसीजन लिया अब हंट करने का समय आ गया है। वो बिल्डिंग के छतों पर दौड़ रहा था, कूद रहा था, चढ़ रहा था, लेकिन उसे लगा जैसे उसका शरीर भारी हो गया है, शायद वापसी का असर है। एक ऊंची बिल्डिंग से उसने नीचे देखा। गॉब्लिन्स ने एक घायल व्हाइट डॉग को घेर लिया था। वो तुरंत कूद कर बीच में कूद गया और पहला गॉब्लिन का सिर फोड़ दिया। तभी बहुत सारी एरर मैसेज उसकी आंखों के सामने आ गई। बाकी गॉब्लिन ने भी हमला किया, लेकिन सुहो ने उन्हें आसानी से हरा दिया। एक गॉब्लिन भागने की कोशिश कर रहा था, जिसे सुहो ने पकड़कर जमीन पर पटक दिया। एक क्रिटिकल एरर मैसेज फिर से सामने आया। उसे याद आया 100 साल पहले उसका बॉडी फिजिकल लिमिट के लास्ट लेवल तक ट्रेन हो गया था और उसके बाद उसे हार्डली कोई स्टैट इंक्रीज मिला था। शायद यही रीजन था कि उसकी एबिलिटी अब कमजोर हो गई थी। तभी एक मैसेज आया, उसे अचीवमेंट शॉप का एक्सेस मिल गया है। उसने देखा कि उसके पास सिर्फ 7 पॉइंट थे और इन 7 पॉइंट से वो बस ब्रेड और पानी ही खरीद सकता था। वो व्हाइट डॉग अब मरने की हालत में थी और उसके बगल में उसका पप था। सुहो ने महसूस किया कि डॉग उसे पप की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रही है। उसने पपी को खाना दिया, फिर उसने मरे हुए गॉब्लिन को काउंट किया। टोटल 7 थे। उसने सोचा अब तो मुझे सच में एक कार चाहिए। उसने डॉग को दफना दिया और सुबह होते ही वहाँ से निकलने की सोची। जब वो बाहर पहुंचा तो एंट्रेंस पर लोग उसे गॉब्लिन के बॉडी के साथ देखकर काफी हैरान थे। गार्ड ने सुहो को पहचान लिया और हैरान रह गया। ऑफिस में स्टाफ ने उसके किल्स को काउंट किया और बताया कि गॉब्लिन से ब्लड क्रिस्टल
क्रिस्टल भी मिले हैं। उन्होंने बताया कि इन क्रिस्टल की कीमत उसके एनर्जी लेवल पर डिपेंड करती है। क्योंकि सूहो के पास पे आउट अकाउंट नहीं था तो उन्होंने उसे कैश में पैसे दिए और कहा कि अगली बार रजिस्टर करवाना जरूरी है। सूहो ने सोचा अगर ये इतना आसान है तो मैं जल्दी मर्सेनरी बनकर डंजन में घुसना चाहूंगा। इस बीच जान हो घर जा रहा था जब एक समूह के गुंडे ने उस पर हमला कर दिया। ये वही कर्ज वसूली करने वाले थे जो उसे महीने का भुगतान ना करने की वजह से उसे मार रहे थे। गुंडा पैसा गिनता है लेकिन कहता है कि ये पर्याप्त नहीं है और फिर उसे मारता है। जब जानो कहता है कि वह 3 दिन में पैसे दे देगा, अचानक सुबह वहाँ आ जाता है और गुस्से में आ जाता है ये देखकर और तुरंत जानो के पास पहुँचता है। जानो को एक पुरानी घटना याद आती है जब वह स्कूल में बुरी तरह से बुली किया जा रहा था और उसने अपने भाई सूहो से मदद मांगी थी, लेकिन सूहो ने उस वक्त उसे नजरअंदाज कर दिया और चला गया, यह मानते हुए कि उसका भाई उसकी मदद नहीं कर सकता। उस डिजास्टर के दिन जान हो की आंटी और अंकल उसे लेने आए थे क्योंकि वे उसके माँ से संपर्क नहीं कर पा रहे थे। जैसे ही वे जा रहे थे एक धमाका हुआ और दोनों की मौत हो गई। फिर जानू ने बाहर मॉन्स्टर को देखा और उसे अब अपने भाई की कोई परवाह नहीं थी। जब वे बात कर रहे थे कलेक्टर ने उसका मजाक उड़ाया लेकिन सुहा ने उसका बचाव किया। कलेक्टर को पकड़कर उसे फेंक दिया। फिर उसने जानू से पूछा कि क्या वह ठीक है। जब एक आदमी ने किक से हमला किया उसका पैर सुहा के सिर पर लग गया जिससे वह जमीन पर गिर गया। दूसरा आदमी डर गया क्योंकि उसने देखा कि सुहो एक अवेकनर है। सुहो ने दूसरे आदमी को बुलाया और उसे पैसे दिए, उसे यह कहते हुए कि वह पैसे लेकर चला जाए। फिर वह जानू के घर गए। जानू ने सुहो से एक बुजुर्ग महिला का परिचय करवाया और वे घर के अंदर गए जहाँ गानू जानू का बेटा जो कि सो रहा था। सुहो ने पूछा कि उसकी माँ कहाँ है और जानू ने बताया कि वह पहले ही चली गई थी। अब जानू ने सुहो से कहा कि उसने सोचा कि वह मर चुका है, लेकिन वह यह सुनकर हैरान हुआ कि उसका भाई अब भी जिंदा है, बल्कि अब वो अवेकनर बन चुका है। सुहो ने पूछा कि जानू का कर्ज कितना है और जानू ने बताया कि यह 50,000 था, लेकिन उसने सुहो को भरोसा दिलाया कि वह इसे चुका सकता है क्योंकि उसने एक अच्छी जॉब ढूंढी है लॉजिस्टिक सेंटर में। सुहो ने पूछा कि क्या ट्रक जानू का था और उसने बताया कि वह असल में उस बुजुर्ग महिला के मृत बेटे का था जो ग्रेट डिजास्टर में मारा गया था और उसने उससे उधार लिया था। फिर गानू जग गया और सुहो से मुलाकात की। सुहो ने फिर जानू को काम करने का अवसर दिया और उसे मॉन्स्टर का शिकार करने में मदद करने को कहा। अब सीन बदलता है। फिर हम देखते हैं कि स्टाफ हैरान होते हैं यह देखकर कि सुहो ने एक दिन के अंदर ही अपनी स्थिति को कितना चेंज कर लिया है, यानी कि इसका अवेकनिंग पॉइंट अब बढ़ चुका है। उन्होंने उसे बताया कि वह अपनी अवेकनर आईडी का इस्तेमाल कर एक खाता खोल सकता है और उसे एक फोन भी दिया गया जिससे वह अवेकनर ब्यूरो एप्लीकेशन डाउनलोड कर सके। उन्होंने उसे स्टैट स्क्रीन तक पहुंचने का तरीका भी दिखाया। जब उसने अपने स्टैट्स को देखी तो वह इस बात से चकित था कि कुछ स्टैट्स से बहुत कम थे। सुहो ने पास के डंजन गेट को देखा और वहां जाने का फैसला किया। गाड़ी में 3 लोग पीछे की सीट पर घबराए हुए थे। ड्राइवर ने उन्हें आश्वास दिलाया कि अगर उन्होंने यह मिशन पूरा किया तो वे सीरा गिल्ड के राइडर बन सकते हैं। दूसरा आदमी नाराज था क्योंकि ये लोग केवल अपने कनेक्शन पर भरोसा कर रहे थे ताकि यहाँ आ सके। एक गार्ड को चिंता हुई क्योंकि उसने देखा कि सुहो बिना किसी इक्विपमेंट के अकेले डंजन में जा रहा था। उस गार्ड ने कहा कि यह ठीक है क्योंकि उसने सुहो को पहचान लिया था जो कल गेट 27 में 7 गॉब्लिन को मार चुका था। कार में लोग सोच रहे थे कि सुहो पागल है। फिर ड्राइवर ने कहा कि उसे सुहो का रिस्पेक्ट करना चाहिए, लेकिन जैसे ही उन्होंने मुड़कर देखा सुहो पहले ही चला गया था। दूसरा आदमी सोच रहा था कि उसने कुछ दिलचस्प पाया। इस बीच सुहो पूरी ताकत से दौड़ते हुए यह महसूस करता है कि वह कमजोर हो गया है और उसे फिर से ट्रेनिंग की जरूरत है। उसने दूर से शॉर्ट क्लैशिंग की आवाज सुनी और जांचने का फैसला किया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि एक समूह 3 लोग से लूटपाट कर रहा था। अचानक एक बड़ा आदमी आया और एक पीड़ित ने उसे पहचाना। वह चोई गोसिक था जिसके माथे पे एक बहुत बड़ा बाउंटी था। शुरू में सुहो उसे छोड़ने वाला था, लेकिन जब उसने बाउंटी का प्राइस देखा तो उसने अपना मन बदल लिया। तीनों लोग डर गए क्योंकि चोई गोसिक के उन पर हमला करने जा रहा था, लेकिन फिर सुहो ने आकर सबको हैरान कर दिया। सुहो ने गोसिक के पास जाकर कहा कि उसे पैसे चाहिए। गोसिक हंसा और फिर सुहो पर अपनी स्किल्स का इस्तेमाल किया जिससे सुहो को हिलने डुलने में समस्या हुई। गोसिक ने समझाया कि वह सुहो की आंख में 5 सेकंड तक देखने से वह उसे पैरालाइज कर सकता है और फिर अपने आदमी को सुहो को पीटने का आदेश दिया। बावजूद इसके सुहो ने कमजोर होकर गोसिक को एक पंच मारा और यह सोचने लगा कि यह मैजिक था। गोसिक ने फिर अपनी दूसरी स्किल ब्लाइंड का उपयोग किया और सुहो के हमले को रोका। फिर उसने एक चाकू निकाला और सुहो पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन सुहो ने उसके मुंह पर एक जोरदार पंच मारा और उसके बाद कई पंचेस मारे। फिर उसे एक इमारत के भीतर फेंक दिया। अब सुहो ने गोसिक के लोगों से पूछा कि क्या वह लड़ना चाहते हैं, लेकिन अपने लीडर की यह हालत को देखकर उन्होंने सरेंडर कर दिया। फिर सुहो ने लूटपाट करने वाले लोगों से पूछा कि उनका बाउंड्री कितना था, लेकिन किसी ने नहीं बताया और कहा कि सिर्फ गोसिक पर ही बाउंड्री था। गोसिक ने गालियां दी जब उसने यह सुना और अपने बंदों को कहा कि तुम भरोसे के लायक नहीं। उन लोगों में से एक ने सुहो से कहा कि वे सभी अपराधी थे और शायद उनके पास भी बाउंड्री होगी। उसने सुहो को सलाह दी कि उन्हें अधिकारियों के पास ले जाएं
गॉसिप ने सुहो से कहा कि वह उसके साथ टीम बना सकता है, लेकिन सुहो ने उसे बेहोश कर दिया और उसके मुंह पर एक किक मारी। उन लोगों को बचाने वाले लोग ने अपनी कार से अपराधियों को ले जाने की पेशकश की और सुहो ने उन्हें सोने के लिए कहा। गाड़ी के अंदर 3 लोग सुहो को बचाने के लिए धन्यवाद कर रहे थे और अपनी क्षमताओं के बारे में बात कर रहे थे। वे बता रहे थे कि उन्होंने ये क्षमताएं स्किल बुक से सीखी थी। सुहो की ये बात इंटरेस्टिंग लगी। ड्राइवर यह जानकर हैरान था कि सुहो को इन चीजों के बारे में नहीं पता था। सुहो ने तय किया कि वह कुछ स्किल्स सीखेगा क्योंकि भविष्य में उनकी जरूरत पड़ सकती है। सुहो ने पोर्टल की ओर इशारा किया और ड्राइवर ने पुष्टि की कि वे वहां जाने वाले थे। सुहो वहां जाना चाहता था, लेकिन उसके पास अभी तक मर्सनरी लाइसेंस नहीं था। यह सुनकर ड्राइवर हैरान था और उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि एक नए एफ रैंक के एडवेंचर गोशिक जैसे एस रैंक एडवेंचर को हरा सकता है। ड्राइवर ने सुहो से उसका रैंक पूछा और उसने बताया कि वह एफ रैंक का है, जिससे सुनकर सभी लोग हैरान हो गए। सुहो ने फिर एक मदद मांगी। इस बीच शीला गिल्ड के लोग एक पोर्टल से बाहर निकले। उनमें से एक घायल था और लीडर गुस्से में था, यह सोचते हुए कि कमजोर लोगों को लाइसेंस कैसे दे दिया जाता है। उसने कहा कि पैसे वाले लोग आसानी से अवेकनर बन जाते हैं, उन्हें बस उन मॉन्स्टर को मारना होता है जो ब्रोकर उनके पास से पकड़ कर लाते हैं। फिर मर्सनरीज हायर करते हैं, डंजन में जाते हैं, गिल्ड ज्वाइन करते हैं और मिशन पर जाते हैं, लेकिन उनके साथ वाले लोग बिना अनुभव के होते हैं और ये लोग दुख भोगते हैं। कैप्टन ने कहा कि उसे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन एक सब ऑर्डिनेट ने उसे शांत किया और डिंग पर चलने को ऑफर किया। कैप्टन ने पूछा कि वह लेवल 1 डंजन जो गायब होने वाला था उसके बारे में क्या हुआ। एक सोल्जर ने बताया कि किसी ने उसे 10 रेवेंजर्स सौंपे थे, जिनमें गोशिक भी था। कैप्टन को हैरानी हुई और उसने सोचा कि इसे किसी बड़े एडवेंचर ने किया होगा। सोल्जर ने बताया कि यह काम करने वाला एक एफ रैंक का एडवेंचरर है, जिसके पास मर्सनरी लाइसेंस भी नहीं है। सोल्जर ने यह भी बात बताया कि उस एफ रैंक प्लेयर ने ही गोशिक को हराया है और उसकी पसलियां और चेहरों को भी तोड़ दिया। कैप्टन ने उस आदमी को याद किया जिसने उन्हें पहले ढूंढा था और पूछा कि एफ रैंक वाला प्लेयर कहाँ गया। सोल्जर ने बताया कि वे पोर्टल के पास गए थे। कैप्टन तुरंत दौड़ते हुए वहां पहुंचा और देखना चाहता था। उसने महसूस किया कि वह किसी बड़ी चीज के करीब है। कैप्टन ने ऑपरेटर से पूछा कि सुहो ने कौन सा डोर इस्तेमाल किया था। इस बीच सुहो एक पोर्टल में दाखिल हुआ और उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उसके कपड़े ठीक थे। उसके साथ वाले आदमी ने बताया कि ये कपड़े डंजन में पाए गए सामग्री से बने होते हैं और ये महंगे होते हैं। डोर उनके पीछे बंद हो गया और उस आदमी ने समझाया कि यह डोर तभी खुलेगा जब वे डंजन को खत्म कर देंगे, यानी कि उसके अंदर के बॉस को मार देते हैं। तो सुहो ने कहा कि यह थोड़ा इंतजार करेगा और कूदते हुए चला गया। पास ही एक आदमी ने सुहो की ताकत को देखा और वह काफी सरप्राइज हुआ और वो सोचने लगा कि शायद सुहो इस डंजन को रिकॉर्ड टाइम से पहले क्लियर करना चाहता है और क्लियर करके एक रिकॉर्ड बनाना चाहता है। लेकिन फिर उसे याद आया कि सुहो के पास सर्च स्किल नहीं है और वह डरने लगा कि अगर वह डोर को नहीं खोज पाया तो वे अंदर ही फंस सकते हैं। जब वह उसे दौड़ते हुए देख रहा था, सुहो ने गॉब्लिन के एक समूह को मारा और उसका ब्लड क्रिस्टल ले लिया और सोचा कि इस डंजन को क्लियर करते हुए मैं अपने लेवल को भी अप करूंगा। उस आदमी ने गॉब्लिन के बॉडी को देखा और हैरान हो गया। उसने ट्रैक स्किल का इस्तेमाल किया और सुहो को ढूंढ लिया। सुहो अपने स्टैट को चेक कर रहा था और देखा कि उसके पास 102 अचीवमेंट पॉइंट्स है, जिनसे वह 2 स्किल खरीद सकता है। उसने टेम बिस्ट स्किल खरीदी। अचानक एक गॉब्लिन ने उसके पीछे से हमला किया, लेकिन सुहो ने उसे आसानी से हराया, जिससे उसे और अचीवमेंट पॉइंट्स मिले। एक क्रिटिकल एयर मैसेज दिखाई दिया और उसके स्टैट से बढ़ गए। उसने दूसरी स्किल समन अ ट्री स्पिरिट खरीदी और उसे आजमाया। एक फेरी सामने आई। उसने फेरी से कहा कि गॉब्लिन को ढूंढे और उसने देखा कि स्पिरिट जो भी देखता है वह उसकी जानकारी भेज देता है। उसने अपने बाकी पॉइंट से ट्रैक और सर्च स्किल खरीदी, जिसके कारण से सुहो का सुनने और फील करने की पावर बढ़ गई। उसे एक डायरेक्शन में आवाज सुनाई दी और वो उस डायरेक्शन की ओर भागने लगा। वह देखता है कि गॉब्लिन उसके साथी पर हमला कर रहा था। उस आदमी ने मदद मांगी और सुहो कूदते हुए गॉब्लिन को ढकेल कर पहले अटैक किया, फिर उसे दीवार में ढकेल दिया। उसने फिनिशिंग ब्लो दिया और उसे डिफीट करके लेवल अप गेन किया, जिससे उसे 120 अचीवमेंट पॉइंट्स मिल गए। उस आदमी को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि सुहो ने इतनी आसानी से बॉस को मार डाला। सुहो ने यह सुनिश्चित किया कि डोर खुलेंगे और उस आदमी ने जवाब दिया कि उन्हें खुलने चाहिए। वे डंजन से बाहर निकल गए। गार्ड ने कैप्टन के को कॉल किया। जब उन्होंने देखा, उस आदमी ने सुहो को धन्यवाद कहा और अपने कपड़े बदलने के बाद चला गया। कैप्टन के ने सुहो से मिलकर अपना परिचय दिया और उसे गिल्ड शीला के 27th कॉम्बैट टीम का कैप्टन बताया। कैप्टन ने सुहो को गिल्ड ज्वाइन करने का ऑफर किया और उसके ग्रोथ के लिए सबसे अच्छे माहौल का वादा किया। सुहो ने तुरंत उसे इनकार किया। यह सुनकर कैप्टन ने सोचा कि सुहो को शायद यह ऑफर पसंद नहीं आया और उसने सोचा कि हो सकता है कि मैं अगर ऑफर बढ़ाऊं तो वो मान जाए, जिसके कारण से कैप्टन ने अपने ऑफर को बढ़ाकर उसे गिल्ड वापस से ज्वाइन करने को कहा कि लेकिन सुहो ने कहा कि वह किसी के नीचे काम नहीं करना चाहता क्योंकि वह किंग ऑफ द फॉरेस्ट है। सुहो घर लौटा, जानहो को पैसे दिए ताकि
ताकि वो अपना कर्ज चुका सके। जानू ने आभार व्यक्त करते हुए कहा, तुम्हारी इस मदद के लिए धन्यवाद। कुछ समय बाद जानू घर लौटा। शुहो और गानहू ने उसका स्वागत किया, लेकिन वे हैरान हो गए जब देखा कि जानू घायल और खून से सना हुआ था। जानू गिर पड़ा। यह देखकर दोनों तेजी से उसकी ओर दौड़े। लून साहब के ऑफिस में कुछ लोग बातचीत कर रहे थे जब उन्हें बाहर हंगामा सुनाई दिया। अचानक दरवाजा खुल गया और एक आदमी बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे खींच लिया गया। गुंडे बाहर क्या हो रहा है यह जानने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें रोक दिया गया जब उनके सदस्य को उनकी ओर फेंक दिया गया। सुहो ने दरवाजे से एंट्री की। सुहो ने एंट्री की और एक अलमारी फेंक दी जिससे गुंडे घायल हो गए। बॉस डर से कांप रहा था जब सुहो ने उसके टेबल को लात मारी और उसे कुचल दिया। सुहो ने पूछा कि क्या वह किम जिनसू है। यह सुनकर जिनसू ने हाँ कहा। फिर सुहो ने टेबल पर लिफाफा रखा और कहा कि वह जानू का कर्ज चुका देगा। जिनसू ने सुहो को धमकाने की कोशिश की, लेकिन सुहो ने उसे थप्पड़ मारा और बता दिया कि क्यों उन्हें जानू को नहीं पीटना चाहिए था। बॉस ने माफी मांगी और सुहो ने पूछा कि क्या वो कर्ज चुका देगा या थप्पड़ खाता रहेगा। सुहो ने कहा कि वो अपने भाई का कर्ज पूरा चुका देगा। सुहो को देखकर पूरा गैंग अब डर के मारे कांप रहा था। बॉस के साथ पूरा गैंग अब सुहो के सामने घुटने के बल झुक चुका था। साथ ही सुहो ने अपने भाई का पूरा कर्ज चुका दिया और बॉस स्वीकार करता है कि सुहो का पूरा कर्ज चुका दिया गया है। सुहो ने उसे चेतावनी दी कि वह उन्हें फिर कभी नहीं देखेगा। सुहो के जाने के बाद बॉस गुस्से में था और अपनी रिवेंज लेने का प्लानिंग करने लगा। सुहो हॉस्पिटल में जानू से मिलने गया और देखा कि वह जल्दी ठीक हो रहा है। जानू ने उसे याद दिलाया कि उसका मर्सनरी एग्जाम कल है और कहा कि अगर वो पास हो जाता है और बड़े गिल्ड में शामिल हो जाता है तो अच्छा होगा, क्योंकि वह किसी के नीचे काम नहीं कर सकता, क्योंकि वह किंग ऑफ द फॉरेस्ट है। सुहो ने बताया कि वह अपनी खुद की गिल्ड बनाएगा और इस बारे में उसने अवेकनर ब्यूरो में जाने का फैसला किया। वहीं दूसरी ओर सियोंग को उसकी सुपीरियर से डांट पड़ी क्योंकि वह अपना काम सही तरीके से नहीं कर रही थी। उसे मर्सनरी एग्जाम की निगरानी करने का काम सौंपा गया था और कहा गया कि उसे किसी को भी रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। वह गुस्से में कमरे से बाहर निकली। अब एग्जाम प्लेस पर एक लड़का स्ट्रीम कर रहा था। जब वह एग्जाम के शुरू होने का इंतजार कर रहा था तभी उसने देखा कि सुहो उसके पास खड़ा है और सुहो ने उससे पूछा कि वह पहले किससे बात कर रहा था। लड़का थोड़ा चिढ़ गया, लेकिन सुहो को वह मजेदार लगा। अब एग्जाम कंडक्टर ने सभी का वेलकम किया। यहाँ पे हर एग्जाम देने वाले की इच्छा थी कि उसे अच्छा सुपीरियर मिले, खासकर वह सुपीरियर जिसे विच कहा जाता है वो किसी को न मिले, क्योंकि उसने आधे एग्जामिनर को फेल कर दिया था। सभी एग्जामिनर को उसके नंबर के आधार पर सुपीरियर के पास भेज दिया गया और उन्हें अपनी अपनी जगह पर लाइन में खड़े होने को ऑर्डर दिया गया। पहले वाले लड़के हैंडलिंग सू और पार्क शुहो दोनों को सुपीरियर नंबर 15 का टोकन मिला। सुहो चौंक गया जब उसने देखा कि उसका सुपीरियर सुओंग है और सियोंग ने भी उसे देखा। वे दोनों जब वेटिंग रूम में पहुंचे तो डिंगू ने हार मान ली क्योंकि उसे लगा कि वह जल्द ही घर जाएगा। सुहो ने पूछा कि वह क्यों उदास था तो डिंगू ने उसे बताया कि उनके सुपीरियर को विच कहा जाता है, क्योंकि अगर वो खराब मूड में होती है तो वो एग्जामिनर को फेल कर देती है। शुहो ने डिंगू से कहा कि यह सुपीरियर का दोष नहीं है, बल्कि यह उनकी तैयारी का प्रॉब्लम है। डिंगू गुस्से में आ गया और शुहो को घूरते हुए खड़ा हो गया, लेकिन शुहो ने उसे चेतावनी दी। उसने कहा कि वह मर्दों जैसे समस्या को हल करेगा और लड़ेगा। डिंगू और सीओ रिंग में थे जबकि बाकी एग्जाम देने वाले देख रहे थे। डिंगू ने अपनी बॉक्सिंग क्षमताओं को दिखाया ताकि शुहो को एक सबक सिखा सके, लेकिन शुहो को यह मजेदार लगा। डिंगू ने अटैक किया है, लेकिन उसे सियोंग के एंट्री ने रोक लिया। सियोंग ने उस सबको वेटिंग रूम में वापस जाने का आदेश दिया। डिंगू ने अपने व्यवहार को समझने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे चुप करा दिया और कहा कि वह केवल एक व्यक्ति को दोष ठहराएगी और वह हारने वाला होगा। सियोंग ने उन्हें लड़ा दिया और डिंगू ने सुहो से माफी मांगी, लेकिन सुहो ने कहा कि वह जो होने वाला था उसके लिए माफी चाहता है। डिंगू ने अटैक किया, लेकिन सुहो ने उसे काउंटर किया और उसे नॉकआउट कर दिया। सियोंग हैरान थी क्योंकि उसने सोचा था कि शुहो ही उसकी असुविधा का कारण था, क्योंकि उसने उसे पोर्टल से बाहर निकलते हुए देखा था। शुहो ने सियोंग को टोकते हुए कहा कि क्या वह भी उसे लड़ना चाहती है, लेकिन सिर्फ इस शर्त पर कि अगर वह जीतता है तो डिंगू को उसे वापस लेना होगा। सियोंग ने उसे पागल कहा और रिंग में कूद पड़ी। उसने सुहो से पूछा कि क्या वह एक इरेगुलर था, लेकिन शुहो को इरेगुलर होने का क्या मतलब होता है उसे नहीं पता था। उसने वादा किया कि अगर वह जीतता है तो इरेगुलर होने का क्या मतलब है वह उसे समझाएगी। उसने सुहो पर एक पंच फेंका, लेकिन सुहो ने उसे डॉज किया और फिर उसके अगले हमलों को ब्लॉक किया। वे दोनों लड़ते रहे और उसने सुहो से कहा कि अगर वह जीत गया तो वह उसे एक विश देगी। उसने किक किया। सियोंग अब कंटिन्यू अटैक कर रही थी और उसे मन में अभी भी डाउट था कि शुहो कुछ ना कुछ छिपा रहा है। इधर शुहो सियोंग की पावर को देखकर काफी इंप्रेस हुआ और उसकी तारीफ की। वह लगातार अटैक कर रही थी, लेकिन शुहो उसे डॉज कर रहा था। फिर उसने एक पंच किया जिसे शुहो ने काउंटर किया, लेकिन सियोंग ने शील्ड का इस्तेमाल किया। शील्ड टूट गई और उसे पीछे धकेल दिया गया। शुहो ने उसे चार्ज किया और लड़ाई का आनंद लिया। सियोंग को लगा कि शुहो एक इरेगुलर है और जब वह उसके पास पहुंचा तो उसने अपना हाथ उठाया और हार मान ली। सियोंग को यह अजीब लगा, लेकिन उसने कहा कि उस स्पेस में वह अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर सकती थी और यह सुझाव किया कि वे लड़ाई को बाद में फिर से करेंगे। अब सियोंग ने पूछा कि वह क्या चाहता है। शुहो ने उससे पूछा कि क्या अर्थ पर तुम्हारे जैसे और भी वुमेन्स हैं जो तुम्हारी इतनी पावरफुल है। उसने जवाब दिया कि ज्यादातर नहीं है। फिर शुहो ने कहा कि वे दोनों एक साथ बच्चे पैदा कर सकते हैं जिससे
उनके आने वाले जनरेशन स्ट्रांग रहेंगे। उसने उसे थप्पड़ मारा और कहा कि वह पागल है और चली गई। शुओ ने सोचा कि वह खुद ही बाहर चला जाएगा क्योंकि उसे लगा कि वह लड़ाई हार गया है और सियोंग को दोषी ठहराया कि उसने उसे यूजलेस कहा। शुओ ने उसे समझाया कि वह यूजलेस नहीं था। एक ऑफिस में एक आदमी चौंक गया क्योंकि उसने सियोंग की हार देखी थी क्योंकि वह कैमरा पर लड़ाई देख रहा था। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे और भी एनीमे एक्सप्लेन के लिए। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू एनीम के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।